वेलकम टू द कानून शहादत लेक्चर सीरीज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर फेलोज़, हम कानून शहादत ऑर्डर का इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको एडमिशन कहते हैं उसे डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी और ये देखा था कि कौन एडमिशन कर सकता है। तो आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम आर्टिकल नंबर 34 से लेकर 36 तक और 45 को भी इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एडमिशन का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है आर्टिकल नंबर 34, वो कहता है प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट मेकिंग देम एंड बाय और ऑन दिस बिहाफ। देखें, ये एक जनरल रूल समझा जाता है कि एडमिशन जो है वो हमेशा मेकर के अगेंस्ट ही होता है। यानी जो बंदा एडमिट कर रहा है, जो किसी फैक्ट को एडमिट कर रहा है, किसी बात को एडमिट कर रहा है, तो एडमिशन हमेशा उसकी फेवर के अगेंस्ट होता है। तो आर्टिकल नंबर जनाबे वाला 34 ये कहता है, ये एक्सेप्शन दे रहा है। यानी ये एक तो ये जनरल रूल बता रहा है कि एक बंदा कहता है कि जी हाँ मैंने आपके 50,000 रुपये देने हैं, तो ये बात उसके अगेंस्ट है क्योंकि बाद में उसको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन आर्टिकल नंबर 34 जहाँ पर ये बताता है, इस रूल को बताता है, वहाँ पर वो ये भी कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने ख़िलाफ़, यानी जब भी कोई बात एडमिट करेंगे तो वो एडमिशन उनकी फेवर में चला जाएगा। यानी ये एक्सेप्शन दे रहा है साथ ही साथ कि जो बंदा एडमिशन कर रहा है वो एडमिशन तो कर रहा है लेकिन फिर भी वो बात उसकी फेवर में जा रही है। मिसाल के तौर पर जैद के ऊपर एक केस बनता है कि जी आपके पास जनाबे वाला कुछ सिक्के हैं जो आपने इलीगल रखे हुए हैं, यानी कुछ जेली करेंसी का केस उसके ऊपर चल जाता है। ठीक है जी, वो अदालत में जाकर उस बात को एडमिट तो कर लेता है कि जी वाक़यातन मेरे पास जेली सिक्के हैं। ठीक है जी, एडमिट कर लेता है। पहली बात है, उसके ऊपर केस चला कि आपके पास जेली करेंसी है। ठीक है, वो अदालत में गया, उसने कहा जी हाँ मेरे पास जेली करेंसी है, ये एडमिशन हो गया। लेकिन फिर वो ये कहता है कि इस जेली करेंसी के बारे में मैंने एक एक्सपर्ट बंदे से पूछा था कि भाई ये करेंसी जेली है या असली है। उस बंदे ने कहा जी असली है, मैंने तो इसलिए रख ली थी। देखें, उसने एडमिशन भी किया लेकिन फिर भी ये बात उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 35, ये कहता है व्हेन ओरल एडमिशंस एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट। वो कहता है कब ज़बानी एडमिशन जो है वो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में रेलिवेंट होंगे। आर्टिकल नंबर 70 से ऑनवर्ड जो है वो हमें ये बताते हैं कि कब कब जो है वो ऑरल एविडेंस अदालत में पेश की जाएगी, कब कब ऑरल एविडेंस रेलेवेंट होगी। यानी ये एक पूरी सीरीज़ है। तो ये मतलब है कि आर्टिकल नंबर 70 हमें बुनियादी तौर पर यह कहता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में ऑरल एविडेंस पेश नहीं की जा सकती। अब ये आर्टिकल नंबर 70 की एक्सेप्शन ही समझ लें जो आर्टिकल नंबर 35 है। ये कहता है जी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में भी ऑरल जो है एडमिशन या ऑरल एविडेंस दी जा सकती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब ऑरल जो है एविडेंस तो दी जा सकती है, लेकिन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है? देखें जी, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा हुआ कुछ भी होगा। यानी आपके पास कोई CNIC है, उसके ऊपर आपकी नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो सारे का सारा जो है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है। उसके बारे में आर्टिकल नंबर 70 कहता है कि आप ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते, लेकिन 35 कहता है कि जी आप दे सकते हैं। कौन सी कंडीशन? सबसे पहली बात तो ये है कि जब कोई मतलब है कि प्राइमरी एविडेंस पेश की जा रही है तो फिर आप इस सूरत में आप कभी भी ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते। यानी कोई डॉक्यूमेंट प्राइमरी एविडेंस के तौर पर पेश किया गया है, यानी मेरा ओरिजिनल CNIC पेश किया गया है, किसी का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट पेश किया गया है, किसी का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया है, तो ये सारे के सारे प्राइमरी एविडेंस हैं। ठीक है जी, यानी इनके ऊपर मतलब है कि इसकी रियासत ज़िम्मेदार है। अब CNIC आपने ख़ुद नहीं बनाया, अगर वो ओरिजिनल CNIC है तो उसके ऊपर आपने ऑरल एविडेंस नहीं देनी कि भाई ये वाक़यातन मेरा नाम है। आपको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिया, आपकी शहादत ख़त्म। लेकिन अगर कहीं पर सेकेंडरी एविडेंस की बात हो रही है, ठीक है जी, सेकेंडरी एविडेंस से मुराद अगर कहीं पर कोई फ़ोटोकॉपी पेश की गई है, यानी मैंने अपने CNIC की फ़ोटोकॉपी अदालत में पेश की है, तो फिर उसको साबित करने के लिए मुझे ऑरल एविडेंस देना पड़ेगा। ठीक है जी, आर्टिकल नंबर 35 कहता है कि आपने जो प्राइमरी एविडेंस है अगर वो अदालत में पेश की है
तो फिर आपको किसी सूरत में औरल एडमिशंस या औरल एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेकेंडरी एविडेंस है, फ़ोटोकॉपी है, कोई मतलब है कि ओरिजिनल चीज़ नहीं है, तो उसको साबित करने के लिए आपने ये देना है। उसके बाद अगर किसी चीज़ की जेन्युइननेस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, यानी आपका और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है जी, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं मान रहा हूँ और आपने मानने से इनकार कर दिया। अब उस चीज़ की जेन्युइननेस के ऊपर कोई क्वेश्चन हो गया ना कि ये चीज़ असल है या नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेशक ओरिजिनल है, सिग्नेचर सारा कुछ हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी चीज़ की खालिस होने के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी ऑरल एविडेंस दी जा सकती है। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 36, ये कहते हैं एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, के जो सिविल केसेस हैं उनके बारे में एडमिशन कब रेलिवेंट होंगे, ठीक है जी। अब आपको पता है एडमिशन होते ही जो है सिविल केसेस में है, तो जितने भी सिविल केसेस में एडमिशन होते हैं या जो भी एडमिशन कहीं पर भी होगा वो रेलिवेंट होगा। दो चीज़ें बताई गई हैं, या अगर कोई ऐसा हुआ है कि पार्टीज़ का आपस में कोई पहले से ही ये बात तय हो चुकी है कि भाई हम में जब भी कोई डिस्प्यूट होगा तो हम अदालत में नहीं जाएंगे, और कोई पार्टी आकर कहती है भाई इसने तो कहा था हम अदालत में नहीं जाएंगे और अब ये अदालत में आ गया, तो ऐसा एडमिशन भी एडमिसिबल नहीं है, ठीक है। पहली बात ये हो गई कि ऐसा एडमिशन एडमिसिबल नहीं है कि अगर पार्टीज़ ने पहले से ही तय कर लिया है कि अगर कोई इशू होगा तो हम अदालत में नहीं जाएंगे और फिर अदालत में आते हैं और ये बात करते हैं, तो ये एडमिसिबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर अदालत को कहीं पर लगता है कि पार्टीज़ ने आपस में ही ये तय कर लिया है कि शहादत को पेश करने की ज़रूरत नहीं है, यानी को केस अदालत में चल रहा है और पार्टीज़ ने खुद तय कर लिया है कि भाई शहादत तक जाने ही नहीं देना, पहले एडमिट कर देते हैं, किस्सा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर भी ये एडमिसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर ए और बी का जो है कोई डिस्प्यूट अदालत के अंदर चल रहा है और ये जो सी है ये बेसिकली इस बंदे की फेवर में है, ए की, लेकिन ए जानबूझकर सी को बी के साथ पार्टी बना देता है, ठीक है जी। अब ये बंदा है इसकी फेवर का, लेकिन ए ने जानबूझकर बी को सी के साथ पार्टी बनाया है, क्योंकि उसे पता है कि बी और सी में से किसी एक बंदे का एडमिशन भी दोनों का ही एडमिशन तस्वर किया जाएगा। यानी एडमिशन का ये असूल होता है कि अब जब केस चल रहा है, यानी ए बी और सी का केस चल रहा है, ए ने किया हुआ है इन दोनों के ऊपर, तो इन दोनों में से अगर किसी एक ने भी एडमिशन किया तो ये दोनों का एडमिशन ही तस्वर किया जाएगा, ठीक है जी। अब सी जो है ए की फेवर में था, ए ने जानबूझकर उसको फरीक मुकदमा रखा और ये सोचा कि अगर सी जो है ये किसी चीज़ को एडमिट कर देगा तो यही समझा जाएगा कि ये बी का भी एडमिशन है, और अदालत को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये जानबूझकर एडमिशन कर रहा है, यानी बी को नुकसान पहुंचाने के लिए। बज़ाहिर तो ये बी के साथ ही पार्टी है, लेकिन ये बंदा ए की फेवर का है और बी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, तो फिर भी ये एडमिशन जो है एडमिशन तस्वुर नहीं किया जाएगा। यानी आर्टिकल नंबर 36 ये कहता है कि अगर कोई बंदा जानबूझकर किसी को फरीक मुकदमा किसी हरीफ के साथ इस वजह से रखता है कि मैं बाद में इससे एडमिशन ले लूँगा और साथ वाले का नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा एडमिशन हरगिज़ एडमिशन तस्वुर नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा एडमिशन वाला टॉपिक है ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद है जी आर्टिकल नंबर 45, ये कहता है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। भाई देखें, एडमिशन जो है ये कंक्लूसिव नहीं होते, लेकिन जो कन्फेशन होती है ये कंक्लूसिव होती है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है नतीजा खेज़, किसी मंतकी नतीजे की तरफ लेके जाने वाला। तो एडमिशन जब कहीं पर होगा तो उसके बाद आपको शहादत की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसका मतलब किसी ने एडमिट कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि केस ख़त्म हो गया, किस्सा ख़त्म हो गया, एक बंदे ने एडमिट किया और मामलात रफ़ा दफ़ा, तो ऐसा नहीं है। अदालत अगर चाहे तो उसके ऊपर भी एविडेंस मंगवा सकती है। लेकिन अगर कहीं पर कोई क्रिमिनल केस चल रहा है और कोई बंदा कन्फेशन करता है कि जी हाँ ये मर्डर मैंने किया है, तो वो कंक्लूसिव होगा, ठीक है जी। लेकिन एडमिशन हमेशा सब्सटेंसिव होते हैं, ये कंक्लूसिव नहीं होते, लेकिन ये स्टॉपल का दर्जा रखते हैं, ठीक है जी। किसी चीज़ को स्टॉप कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने, मिस्टर ए हैं, इसने अदालत में ये एडमिट किया कि मैंने
इस बंदे की कोई रकम देनी है या इसके साथ कोई मेरे मामलात हैं, यानी इस बंदे ने ये एडमिट कर लिया, तो आर्टिकल नंबर 45 ये कहता है कि ये इसके ऊपर एस्टॉपल लग गया कि ये इससे दोबारा मुकर नहीं सकता। यानी एक बार इसने कहा था कि मैंने इसकी रकम देनी है और बाद में वो उसी केस में कहता है कि भाई मैंने रकम नहीं देनी, तो आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि ये इसके ऊपर एस्टॉपल है, इसके ऊपर स्टॉप लग गया कि ये बंदा अपनी इस बात से मुकर नहीं सकता। यानी आर्टिकल नंबर 45 हमें ये बता रहा है कि जब एक बंदा को एडमिशन कर लेता है तो फिर वो एडमिशन से मुकर नहीं सकता। बेशक एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन फिर भी जो एडमिशन कर रहा है वो उससे फिर नहीं सकता। तो उम्मीद है कि आपको ये एडमिशन वाला पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लास्ट लेक्चर में हमने एडमिशन की डेफिनेशन और कौन दे सकता है एडमिशन ये चीज़ देखी थी, और आज हमने एडमिशन को कंप्लीट कर दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कन्फेशन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।